So here we are. So like account receivables, we are supposed to do a topic called factoring. Okay. हाँ सर. So with this, the chapter will be finished, and we can go for the cash. That is one page small chapter, and then we can begin our investments. So factoring होता क्या है actually? Factoring is nothing but a transfer. It is a transfer of receivables to a third party called a factor, who assumes the responsibility for collection. यानी अब आपको collection करने की जरूरत नहीं है, separate से collection department लगाने की जरूरत नहीं है. आपने अपने पूरे receivables एक ऐसे पार्टी को ट्रांसफर कर दिया है जिसका काम ही है आपको पूरा का पूरा कलेक्शन, आपका रिसीवेबल्स का कलेक्शन करके देना. ठीक है. सो फैक्टरिंग is a transfer of receivables to a third party, that is a factor, who assumes the responsibility of collection. Okay? हाँ सर. Now, so factoring discounts receivables on a non-recourse notification basis. मतलब क्या करते हैं, दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं, फैक्टरिंग विथ रिकोर्स एंड फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स. ठीक है. हाँ तो सर. इसमें फैक्टरिंग विथ रिकोर्स क्या है, फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स क्या है. फैक्टरिंग डिस्काउंट्स यानी फैक्टर भी आपको आपका जो पैसा होगा जो कलेक्ट करके आपको देना होगा उसमें से अपना कुछ तो हिस्सा निकाल लेंगे. ठीक है ना. हाँ सर. तो लाइक क्या होता है, रिकोर्स क्या होता है, नॉन रिकोर्स क्या होता है, पहले ये समझना है. अगर आपने फैक्टरिंग विथ रिकोर्स लिया है, ठीक है, तो द सेलर में बी रिक्वायर्ड टू मेक पेमेंट्स टू दी, जैसे इसमें क्या होता है, फैक्टरिंग जो भी रिसीवेबल्स होते हैं आपके, ठीक है ना, सो ही डिस्काउंट्स दोस रिसीवेबल्स, मतलब जो भी रिसीवेबल्स आते हैं उसमें से कुछ कट कर लेता है ऑन ए नॉन रिकोर्स नोटिफिकेशन बेसिस. अब नॉन रिकोर्स क्या होता है, इफ ए सेल इज विदाउट रिकोर्स, द ट्रांसफरी दैट इज द क्रेडिट एजेंसी, ठीक है ना, जिसको भी आपने एक तरीके से एक एक तरीके से उसके सर्विसेज लिया है आपने, जो फैक्ट्री होता है. तो अगर विदाउट रिकोर्स होता है तो जितने भी बैड डेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना, फैक्टरिंग ट्रांजैक्शन में, तो विदाउट रिकोर्स और विथ रिकोर्स में क्या फर्क होता है हम अपने टेक्स्ट बुक में समझ लेते हैं, क्लैरिटी से दिया हुआ है. इट इज रिसीवेबल्स ना. हाँ सर. पेज नंबर एक से तो बता रहे. पेज नंबर 71 सर. 7. तो यहाँ पर हमारे सामने है फैक्टरिंग. फैक्टरिंग यूजिंग रिसीवेबल्स एज एन इमीडिएट सोर्स ऑफ कैश. तो फैक्टरिंग इज सेलिंग रिसीवेबल्स टू अ थर्ड पार्टी. अ कमर्शियल फाइनेंस कंपनी कॉल्ड अ फैक्टर essentially makes a loan to the seller of the receivables that is guaranteed or collateralized by the receivables. यानी आप अगर किसी फैक्टरिंग सर्विसेज कंपनी से या फैक्टरिंग सर्विसेज देने वाली कंपनी से फैक्टरिंग सर्विस लोगे, तो आपको वो फैक्टरिंग सर्विस लेने के लिए आपके जितने भी रिसीवेबल्स है उसको ट्रांसफर कर देना पड़ेगा उनको. ठीक है. तो फैक्टरिंग इज सेलिंग रिसीवेबल्स टू थर्ड पार्टी. सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव सोल्ड योर रिसीवेबल्स टू थर्ड पार्टी हु इज नथिंग बट द फैक्टर, a commercial finance company. That's what I said right now. Essentially they make a loan to you
for whatever the receivables you have transferred or given to them as a collateral. तो मतलब आपने अपने जितने भी रिसीवेबल्स हैं उनको, जो भी आपका क्रेडिट है, आपने जो भी कस्टमर्स को क्रेडिट दिया है, अपने सारे के सारे रिसीवेबल्स का जो भी इनवॉइस है आपने उसके पास गिरवी रख दिया एज ए कोलैटरल, उसने आपको फाइनेंस कर दिया, उसके लिए लोन दे दिया, ठीक है ना। अब वो लोन 100% नहीं देंगे, कुछ कट करके देंगे। नाउ however selling its account receivable differs for the seller from borrowing money and pledging the receivables as collateral in two ways। मतलब आप अपना जो भी अकाउंट रिसीवेबल उसको दे रहे हो वो गिरवी रखना, प्लेज करना और बोरो करने से अलग होता है। आफ्टर इट सेल्स इट्स रिसीवेबल्स टू फैक्टर, जैसे आपने अपने रिसीवेबल्स को बेच दिया फैक्टर को, बेचने के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, है ना उसको। So the seller of receivables no longer owns the receivables. So receivables are removed from the seller's balance sheet. अब वो receivables आपके नहीं है। अगर आपने अपने receivables फैक्टर को बेच दिया तो वो receivables अब आपके बैलेंस शीट में नहीं रहेंगे, आपने ट्रांसफर कर दिया, आपने पैसे लेके दे दिया, ठीक है। The seller also does not report a loan outstanding on its balance sheet for funds received in the sale of receivables। यानी अब आपको कुछ पैसा भी किसी से आना नहीं है, आपने अपना रिसीवेबल्स बेच दिया, आपको पैसा भी मिल गया होगा तभी तो आपने बेचा होगा ना। नाउ द फैक्टर नोटिफाइज द सेलर्स कस्टमर्स to begin remitting their payments directly to factor and the factor receives payment of its loan as it collects the receivables। तो जो भी मतलब फैक्टर अब होगा कस्टमर्स को बोलेगा कि आपका जो भी रिसीवेबल से आपको मुझे पेमेंट करना है, मैंने आपके जो भी मतलब आपका जो मैंने जो भी रिसीवेबल्स उस कंपनी के हैं वो खरीद लिए हैं या उसने मुझे बेच दिए हैं, अब आप मुझे डायरेक्टली पेमेंट करो। एंड द फैक्टर रिसीव्स पेमेंट ऑफ इट्स लोन, ठीक है ना, एज इट कलेक्ट्स द रिसीवेबल्स। मतलब उसने आपको जो भी रिसीवेबल्स आपने उसको बेचा उसके लिए आपको उसने कुछ पैसा दिया होगा या कुछ कमिट किया होगा, है ना, वो पैसा पूरा वो वहां से वसूल लेगा, किससे, कस्टमर से, ठीक है ना। तो सर ये अपन रिसीवेबल्स बेचने के साथ तुरंत वो फैक्टर अपन को पैसा मतलब जितना अपन ने बेचा उतना ही पैसा देगा वो? मतलब उसमें अब उसका भी तो कुछ रिस्क वगैरह रहता है ना, तो कुछ कट करके ही देगा या मतलब वो डिपेंड करता है कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। कभी भी कोई भी मतलब अगर आप किसी फैक्टर को कुछ बेचोगे तो उसमें कुछ पैसे डूबने के भी चांसेस तो होते ही होंगे ना, तो वो उसको आपको डिस्काउंट पे यानी कम करके ही देता है, ठीक है ना। ओके। ट्रेडिशनली फैक्टरिंग इज विदाउट रिकोर्स, यानी अब जैसे टू फॉर्म्स ऑफ फैक्टरिंग होता है, इसमें तो मतलब एक होता है विथ रिकोर्स, एक होता है विदाउट रिकोर्स। सो ट्रेडिशनली फैक्टरिंग इज विदाउट रिकोर्स which means the factor assumes the risk of any credit losses on receivables। यानी बैड डेट्स वगैरह जो भी होगा ना वो फैक्टर खुद उसका जिम्मेदारी ले लेगा। समझ में आ रहा है? इसको विदाउट रिकोर्स बोलते हैं। यानी ट्रेडिशनली फैक्टरिंग जो होता है वो आपने अपने पूरे रिसीवेबल्स अगर किसी फैक्टर को बेच दिए हैं तो अब वो सारा रिसीवेबल्स का राइट्स उसके पास है, तो बैड डेट्स भी होगा तो वो खुद ही झेलेगा, आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने वाला है, ठीक है। सो ट्रेडिशनली फैक्टरिंग इज विदाउट रिकोर्स व्हिच मींस फैक्टर अज्यूम्स द रिस्क ऑफ एनी क्रेडिट लॉसेस ऑन रिसीवेबल्स। यानी क्रेडिट लॉस का मतलब आपको अच्छे से पता है, बैड डेट्स। इफ ए रिसीवेबल the factor purchase proves to be uncollectible, the factor has no recourse against the seller of the receivable, the loss is factor's loss। Clear? ठीक है। Without recourse है। Some companies factor their receivables without recourse in order to मतलब कई बार जब without recourse होता है तो मतलब without recourse का मतलब यही होता है कि एक कंपनी ने जब अपना receivables फैक्टर को बेच दिया है तो अपना रिस्क भी उसको ट्रांसफर कर दिया है, दैट्स इट, ठीक है। अब वो फैक्टर के ऊपर है, वो कस्टमर्स के ऊपर पेनल्टी लगाए, क्या लगाए, कैसे उसको वसूल करे, वो जाने। अब विद रिकोर्स में क्या होता है कि कस्टमर अगर पे नहीं करता है, ठीक है ना, फैक्टर को, तो उसका क्रेडिट लॉस सेलर को ही बियर करना पड़ेगा जिसने अपने रिसीवेबल्स बेचे, बस इतना ही होता है, ठीक है। So sometimes the sale is with recourse। In a sale of receivables with recourse, if a customer does not pay the receivable, the seller of the receivable is liable to factor for credit loss। यानी फैक्टर को यही पे करेगा जो भी क्रेडिट लॉस होगा, ठीक है।
हाँ फाइन। तो फैक्टरिंग सर्विसेज के बारे में तो सिर्फ थियरी दिया है इन्होंने, मैं एक क्वेश्चन कराता हूं आपको, चलो। हाँ तो आपको फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, फैक्टरिंग दो हैं, विदाउट रिकोर्स। वैसे मेरा एक वीडियो भी है बहुत डिटेल में फैक्टरिंग के ऊपर, आपको चाहिए तो दे दूंगा। हाँ So bad debts without recourse, bad debts is assumed by the factor। फैक्टर। मतलब जो भी बैड डेट्स का नुकसान होगा फैक्टर झेलेगा। लाइक क्रेडिट लॉसेस, बैड डेट्स का मतलब यहाँ पर क्रेडिट लॉसेस, क्रेडिट लॉसेस आर अज्यूम्ड बाय द फैक्टर, यानी वही बियर करेगा हियर, हाँ वाइस वर्सा। ठीक है, उसका रिवर्स। हाँ सो हमने क्या देखा था अभी, लाइक वी हैव ऑलरेडी सीन फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स, यू कैन चेक इट आउट, एक बार देख सकते हैं आप कि फैक्टरिंग विदाउट रिकोर्स में फैक्टर अज्यूम्स द रिस्क ऑफ एनी क्रेडिट लॉसेस और ऑन रिसीवेबल्स। ठीक है, तो जो भी क्रेडिट लॉसेस होंगे वो उसके ही होंगे। तो ये अपने को क्लैरिटी मिल गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको थोड़ा हाँ फैक्टरिंग के स्ट्रक्चर के बारे में एक आइडिया आ जाएगा। हाँ सो अ फैक्टर चार्जेस, फैक्टर अपने जो भी लाइक सर्विसेज देगा उसके लिए कुछ ना कुछ चार्जेस भी लेगा। ठीक है, हम्म a factor charges a 2% fee प्लस अन इंटरेस्ट रेट। अब जो भी आपको फैक्टर पैसे देगा, यानी वो कट करके आपको जो भी फाइनेंस भी करेगा, यानी ऑन स्पॉट आपके रिसीवेबल्स खरीदेगा तो आपको पैसे भी देगा ना, या आपको हम्म फंडिंग करेगा या आपको फाइनेंस करेगा। ठीक है ना, फंडिंग करेगा या हाँ फाइनेंस करेगा। वो परचेस करना वैसे ही होता है, जब आप अपने एसेट्स को, आपके पास एक लैंड या बिल्डिंग है, जब आप बैंक के पास लेके जाते हो, ठीक है ना, बैंक को देते हो, तो बैंक आपका वो एसेट कोलैटरल की तरह रख के आपको लोन देता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये ट्रांजैक्शन को? सेल। बाद में आप क्या करोगे, बैंक का जो भी पैसा आपने लोन के फॉर्म में लिया है इंटरेस्ट के साथ रीपे करके उस प्रॉपर्टी को रीपरचेस कर लोगे। ठीक है, हाँ हाँ तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो फैक्टर भी आपको फंडिंग करता है, एक लोन जैसे पैसे देता है। सो ए हम्म फैक्टर चार्जेस अ 2% फी प्लस अन इंटरेस्ट rate of 18% on all cash advanced to a transferer। समझ में आया आपको? हाँ सर। क्वेश्चन के स्ट्रक्चर से समझ में आ गया होगा आपको कि हाँ सर। फैक्टर आपसे 2% फीस तो अपने सर्विसेज के लिए चार्ज कर रहा है, प्लस आपके रिसीवेबल्स को खरीदने के लिए, यानी आपने उसको सेल किया। ये सेल कैसा होता है, आपने कोलैटरल की तरह रखा उसके पास, ठीक है ना, तो हाँ सर। वो आपको पैसे दिया, उसके लिए आपको हम्म फंडिंग किया, फाइनेंस किया। नहीं तो आपको रिसीवेबल्स आपके, आपको क्या है, आपके रिसीवेबल्स कब पैसे देंगे और लाइक किस टाइम पे देंगे, ये सब आपके लिए एक बड़ा रिस्क है। आप, और आपका हाँ सर। पैसा पूरा मार्केट में अटका हुआ है, तो आप नहीं चाहते कि आपका पैसा आपको मतलब एक्स्ट्रा बर्डन गिरे आपके ऊपर, एंड इन फ्यूचर आपको ओवरड्राफ्ट लेना पड़े या कोई भी तरीके से आपको मतलब पैसों की कमी ना हो। तो आपने क्या किया, सोचा कि फैक्टरिंग सर्विसेज लेते हैं और उसको हम लोग अपने रिसीवेबल्स ट्रांसफर कर देते हैं और उससे फंडिंग ले लेते हैं, यानी वो आपको फाइनेंस कर देगा। ठीक है ना, फाइन। हाँ और वो सर। अब उसके हम्म लिए चार्जेस भी लेगा और आपसे आपसे मतलब इंटरेस्ट भी लेगा और धीरे धीरे वो पैसे पूरा वसूल लेगा। हाँ नाउ सो अब ये आप पूरा का पूरा क्वेश्चन से स्ट्रक्चर समझना। सो अ फैक्टर हम्म चार्जेस अ 2% फी प्लस an interest rate of 18% on all cash advanced to a transferer of accounts receivable। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया कि हाँ फैक्टर ने यहाँ पर आपके रिसीवेबल्स ले लिए और आपको 2% वो फीस चार्ज कर रहा है, प्लस आपको लोन भी दे रहा है, यानी आपका हम्म रिसीवेबल्स उसने ले लिया है तो आपको फाइनेंस भी कर रहा है वो। हम्म और आपके आप रिसीवेबल्स आपके जो इसके पास कोलैटरल की तरफ पड़े हुए हैं। नाउ मंथली सेल्स आर
वन अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन ही नहीं है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ $1 लाख। तो आपको क्या है, फैक्टरिंग के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। हाँ एंड द फैक्टर एडवांसेस, अब देखो आपको कितने पैसे दिए उसने, 90%। नहीं ठीक है, 10% अपने पास रखेगा। कोई भी बैंक आपके एसेट्स के ऊपर आपको 100% लोन देता है क्या? नहीं 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 देता। So factor advances 90% of the receivables submitted after deducting the 2% fee and interest। ठीक है, 18 था। हाँ। तो अब देखो ये पूरा क्वेश्चन यहाँ से फिर समझ लेते हैं। फैक्टर ने आपको 2% फी चार्ज करेंगे बोल के उसने बोला, और आपको 18% इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे बोला। ठीक है, तो फैक्टर अपनी फीस भी लेगा, आपसे इंटरेस्ट भी लेगा। ऑन ऑल कैश एडवांस टू ए ट्रांसफर ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, मंथली सेल्स आर 1 लाख एंड द फैक्टर एडवांसेस 90% ऑफ, ये जो भी आपका क्रेडिट सेल्स हुआ इसका 90% आपको दे देगा। ठीक है, ओके। ऑफ द रिसीवेबल सबमिटेड आफ्टर डिडक्टिंग द 2% फी एज इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, मतलब ये जो भी आपको दे रहा है, आप समझ लो 1 लाख का जो भी आपको पैसा आना है मार्केट से, ये आपने फैक्टर को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है ना, उसने आपको 1 लाख का पूरा नहीं दिया, 90% ही पैसा दिया। 90%। और उसने क्या क्या डिडक्ट कर लिया, फी भी डिडक्ट कर लिया और इंटरेस्ट भी डिडक्ट कर लिया। इंटरेस्ट। मैं आपको समझाऊंगा, आप बिल्कुल मतलब उसका कोई इशू नहीं है, हम देखेंगे कैसा होता है पूरा। हाँ ठीक है, एंड क्रेडिट टर्म्स आर नेट 60 डेज, यानी 60 दिन में आपका पैसा वसूल होना है, यानी आपने लोगों को 60 डेज का टाइम दिया है। ठीक है, सो व्हाट इज द, यानी आपको कई कई बार ये जनरली फाइनेंस में ऐसा होता है कि वो लोग फाइनेंशियल मैनेजर्स ये मतलब कंपनीज उनको पूछती है फाइनेंस, जब आप एक फाइनेंशियल मैनेजर बनोगे किसी कंपनी का, तो आपको आपके कंपनी का फाइनेंस, आपके कंपनी के मतलब मैनेजमेंट से एक टास्क आएगा, वो बोलेगा कि हम ऐसा ऐसा रिसीवेबल्स मार्केट में अटका हुआ है, तो क्या हम वो रिसीवेबल्स के लिए एक फैक्टरिंग सर्विस लें। ठीक है, तो आपको अब आपके दिमाग में आ रहा है ये कौन सा बड़ा टास्क है, ये तो क्लियर है, फैक्टर को ढूंढना है और उसको ट्रांसफर कर देना। नहीं, फैक्टरिंग सर्विस लेने से आपको कॉस्ट ज्यादा हो रहा है, या फैक्टरिंग सर्विस नहीं लेने के वजह से आपको कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। यानी आप अगर फैक्टरिंग सर्विसेज ले लोगे तो आपको ऑन स्पॉट पैसा आ जाएगा, वो आप अपने बिजनेस में रोटेट कर सकते हो और उससे आप वापस से अपने सेल्स जनरेट कर सकते हो और अपने बिजनेस को रूटीन बेसिस में अच्छे से रन कर सकते हो। यानी आपके बिजनेस में कोई इंटरप्शन नहीं होगा, कस्टमर्स के ऑर्डर ब्लॉक नहीं होंगे, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। अगर फैक्टरिंग सर्विसेज नहीं लेते और खुद से वसूल करना शुरू करते हो तो आपको एक डिपार्टमेंट लगाना पड़ेगा, वो फिर आपको आपके क्रेडिट मैनेजमेंट टीम सेटअप करनी पड़ेगी, उसके लिए सेपरेटली आपको डेट कलेक्शन डिपार्टमेंट लगाना पड़ेगा, फिर इसमें कई लोग डुबा भी सकते हैं आपके पैसे, उसके बहुत सारे इश्यूज रहेंगे। तो आपका मतलब उस टाइम तक आपका पैसा नहीं आया या 2 महीने से ज़्यादा चले गया तो फिर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, लोन वगैरह भी लेना पड़ सकता है। तो उसके बाद आपको फाइनेंस कॉस्ट शुरू हो जाएगा। am I right? हाँ सर। तो पैसा डूबेगा भी, डूब भी सकता है, हाँ पैसा नहीं भी आए, लॉस भी हो सकता है, लोन भी लेना पड़ सकता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स है। ठीक है ना, नाउ और वो फाइनेंस कॉस्ट होगा और 60 डेज में अगर वसूल नहीं हुआ और फिर उसमें बैड डेट्स का भी रिस्क आपका हो जाएगा। यहाँ पर बैड डेट्स का रिस्क कौन अज्यूम कर रहा है, फैक्टर। सो क्रेडिट टर्म्स आर नेट 60 days, व्हाट इज द कॉस्ट टू द ट्रांसफरर ऑफ दिस अरेंजमेंट, यानी इसका कॉस्ट कितना आ रहा है। ये अपना फाइनेंस नहीं है ना,
तो हमें कोई हाँ सर। डिसीजन मेकिंग नहीं करना है यहाँ पर, हमें सिर्फ अकाउंटेंट की तरह सोच के कॉस्ट कितना पड़ रहा है वो देखना है, बस उतना ही है। हम्म। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या हाँ। हो रहा है। तो चेकआउट करेंगे, अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स सबमिटेड, यानी कितने का रिसीवेबल्स हमें आना है, 1 लाख का 1 लाख। कैलकुलेट करेंगे, उसकी फिर जर्नल पास करेंगे बस। अमाउंट ऑफ रिसीवेबल्स सबमिटेड, तो ये हो गया 1 लाख का, यानी 1 लाख का हमने रिसीवेबल ट्रांसफर किया फैक्टर को। हम्म। ठीक है, अब 10%, तो देखिए उसने हमें कितना पैसा, कितना देने के लिए बोला था उसने, 90%। 90। फैक्टर ने हमको 90% देने की बात करी है, तो 10% उसके पास हाँ वो रख लिया ना, रिजर्व रख लिया ना। हाँ हाँ सर। चलो, सो माइनस रिजर्व, यानी उसने 90% हमको दिया है, तो वो 10% अपने पास रख रहा है, डिस्काउंट कर रहा है उसको, ठीक है ना। हम्म। माइनस 10% रिजर्व, अब इसमें से माइनस 2% फैक्टर्स फी, हम्म। अपना फीस भी चार्ज कर लेगा। 1 लाख का 2% कितना होता है, $2000। 2000। तो अब क्या होता है यहाँ पर, अमाउंट अक्रूइंग टू ट्रांसफरर, यानी ये आपका 1 लाख रुपीज जो भी आपने रिसीवेबल्स ट्रांसफर किया, इसका 10% रख लिया, और फैक्टर अपना हम्म। फीस भी ऑन स्पॉट निकाल लिया। ठीक है, ये यहां तक तो क्लियर है ना। हाँ सर। हाँ। इसके ये तो उसने 10% तो सिक्योरिटी के तौर पे रख लिया भाई, उसको भी मतलब पैसा हम्म। डूबे, कोई भी अपना कोई भी असेट आप किसी के पास रखते हो, हम्म। उसका पूरा पैसा कोई नहीं देगा दुनिया में, क्योंकि वो जब बैंक उसको बेचने जाएगा, सपोज सपोज आप एक लैंड को गिरवी रखते हो, तो आप जब उस बैंक उसको बेचने जाएगा तो गरज में बेचेगा, ठीक है। हाँ। तो बैंक को कोई पूरा अमाउंट आने वाला नहीं है उसमें से, राइट। हाँ जब सर। जब डिमांड आपके, जब आप अपनी तरफ से दिखाओगे, हम्म। तो सामने वाला बार्गेन करेगा, हाँ सही सर। है। तो इसलिए वो हम्म। लोग पहले थोड़ा कट कर लेते हैं हम्म। ना। आप गोल्ड गिरवी रखो या कुछ भी गिरवी रखो, हम्म। सॉरी मैं तो कुछ साइड में खा भी रहा हूँ, सॉरी। हाँ, ना, हाँ, नो प्रॉब्लम सर। हाँ, तो ये जो भी होता है वो लोग थोड़ा पैसा सेफ्टी के तौर पे रख लेते हैं। और हाँ। बाद में फिर क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब आप डिस्काउंट करवाते हो, हाँ। तो क्या होता है, आपको 90% पैसा मिलता है। बाद में आप जब पूरा पैसा कस्टमर आपको जो देने का होता है, 3 मंथ्स के बाद आप बोलते हो बैंक को ट्रांसफर कर दो, तो बैंक आपको वापस हम्म। बचा हुआ पैसा आपके हाथ में दे देगा। ओके। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, जो भी आपके पास बिल्स आए आप क्या करते हो, बैंक को देते हो, हाँ। वहां डिस्काउंट कराते हो नहीं कराते हो बैंक में। हाँ सर। बिल डिस्काउंट होता है तो आपको 90% अगर बैंक देता है, तो वो तो आपको हम्म। फंड मिल गया ना, आप आराम से अपने बिजनेस में रोटेट हम्म। कर सकते हो। और आपके कस्टमर को क्या बोलोगे 3 मंथ्स के बाद, भाई 3 मंथ 90 डेज का टाइम हो गया, मेच्योरिटी पीरियड आ गया, आप जो भी पैसा मुझे देना था बैंक में ट्रांसफर कर दो, आई एम राइट। हाँ। हाँ सर। और इसके ऊपर आपको जो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है वो भी आप अपने कस्टमर पे डालते हो, क्योंकि आप क्यों हम्म। भरोगे अपनी जेब से इंटरेस्ट, हम्म। तो कस्टमर से वसूल लोगे आप। मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ। सही है सर। हाँ, तो वो आप कैसे वसूल सकते हो, 2 तरीके से, या तो कस्टमर को बोलोगे आप इंटरेस्ट पे कर दो, या तो कस्टमर हम्म। को एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करके आप बेचोगे, उसमें आप अपना वसूल कर लोगे। ठीक है, ठीक है। जो भी, इसलिए कभी भी याद रखना कि क्रेडिट कस्टमर को कभी भी दुकानदार ज्यादा में ही बेचता है, कम में नहीं बेचता है, क्योंकि उस पे उसका इंटरेस्ट वो कमाना चाहता है, क्योंकि उसको भी कुछ ना हाँ कुछ सर। तो पैसे खर्च हो रहे ना। हम्म। तो ये देखो, ये सब कट करके 88,000 बचा, यानी 10,000 हाँ। रिजर्व रख लिया, 2,000 अपनी फीस ऑन स्पॉट काट लिया। अब ये हम्म। 88,000 जो है अमाउंट अक्रूइंग टू ट्रांसफरर, मतलब आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना। हम्म। क्योंकि उसने आपका रिसीवेबल्स खरीदा है, आपने बेचा है, तो उसको आपको ये पैसे देने कि नहीं देने, हाँ सर, देने। देने हैं ना। मैं अगर मेरा रिसीवेबल्स हाँ। बेचूंगा फैक्टर को, तो वो मुझे मुझे कितने पैसे दे रहा है, अपना 10% तो वो सिक्योरिटी के तौर पे निकाल दे रहा है, और 2% और अपनी टू फीस काट के परसेंट इतना रख रहा है। हाँ, अब वो अपना हाँ। इंटरेस्ट भी निकाल लेगा इसमें से, हम्म। लेस 18%
इंटरेस्ट फॉर 60 डेज। तो वो इंटरेस्ट आपका जो होगा 2640, आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पर, 88,000 इंटू 18% इंटू 60 डिवाइड बाई 360। ठीक है, यहाँ पर यूएस में 60/360 का कन्वेंशन चलता है। ओके, ठीक है। ये भी कट हो गया। तो अब आपको जो पैसे हाथ में आएंगे वो आएंगे 85,360, जो आपको इमीडिएटली फैक्टर दे देगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। अपन ये तीनों एक साथ ही कर सकते हैं, जैसे 10% का रिजर्व, 2% का फीस और कभी भी 18% का आता इंटरेस्ट, है ये ना, तीनों। नहीं, कभी भी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे होता है। आउटस्टैंडिंग आपको वो 1 लाख नहीं है, सब काटने के बाद ये ओके है आपका उसको अमाउंट देने का। ओके ओके, ठीक है ठीक है, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इमीडिएटली। ठीक है सर, समझ आया। हाँ, क्योंकि क्या होगा, आप जब क्वेश्चंस करोगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। अब हॉक में इसने दिया नहीं है, तो लाइक मैं ग्लीम से करा रहा हूँ आपको। हाँ कई बार क्या होता है कुछ बुक्स में सही, मतलब अब मैं तीनों कॉम्बिनेशन रख के चलता हूँ, वाइली मैं कम भी प्रेफर करता हूँ, वो तो और ही वेस्ट मतलब आई वोंट क्रिटिसाइज एनी ऑथर, बट मुझे उतना नहीं लगा कि उसमें कुछ ज्यादा वो लोग दे रहे हैं। अब हाँ देखो क्या होता है। अब इसका ये पूरा स्ट्रक्चर क्लियर है, एक सेकंड देख लीजिए आप, हाँ मैं इसको आपको नेक्स्ट पॉइंट बता देता हूँ। हाँ। रिपोर्टिंग इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। आप ये पूरे बुक में रिपोर्टिंग में जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो ना, हाँ कॉस्टिंग में नहीं कर सकते हो। ओके। बहुत इजी है रिपोर्टिंग, अच्छा मतलब अगर अच्छे से समझाया जाए तो बहुत इजी लग जाएगा। हाँ सर, रिपोर्टिंग 1 हफ्ता लग जाएगा सर, रिपोर्टिंग हाँ हाँ नहीं रिपोर्टिंग, हाँ। हाँ, ये हफ्ते में खत्म हो जाएगा। ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट्स कल तक खत्म हो जाएगा, थोड़ा लंबा चैप्टर है थोड़े। आपके बुक के हिसाब से मैं अगर जाऊँ ना, तो मुझे 2 दिन में, 2 या 3 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ऐसा रीडिंग नहीं कराना चाहता, वो सही नहीं है। हाँ ठीक। वो बजटिंग में जल्दी जल्दी खत्म हो जाता। बजटिंग इज वेरी इजी, बजटिंग इज ऑल थियरी, तो उसको बहुत जल्दी खत्म कर सकते। ओके सर। ठीक है, लेट अस मूव फॉरवर्ड। हाँ So this is what, and the transferor will also will receive 10,000 reserve at the end of। तो मैं वही आपको क्लैरिटी दे रहा हूँ, यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देता हूँ। अब आपको वो 10,000 का जो स्टूडेंट्स को डाउट रहता है, ये 10,000 क्या है, ये रिजर्व फैक्टर का नहीं है, ये वापस ट्रांसफरर को दे दिया जाएगा। सो द ट्रांसफरर will receive the $10,000 reserve at the end of the 60-day period if it has not been absorbed by sales, returns and allowances। तो ये वो रिजर्व रखने का कारण ये है कि कई बार जो भी सेल्स आप करते हो वो रिटर्न भी आ जाता है। सही है गलत है? तो उस समय में ये जो भी रिसीवेबल्स कौन मेंटेन कर रहा है अभी, फैक्टर, तो वो फैक्टर। पैसा उसको फैक्टरी वापस करेगा, दुकानदार नहीं करेगा, क्योंकि फैक्टर ने खरीद लिया, दुकानदार ने बेच दिया उसको पूरा। ठीक है, तो रिटर्न्स एंड अलाउंसेस वगैरह जो भी है, बैड डेट्स का होना, अगर विदाउट रिको मतलब आपको पता ही है कि अगर विथ रिकोर्स है, ठीक है ना, तो बैड डेट्स में लाइक हमने क्या चेक किया था अभी, विदाउट रिकोर्स और विथ सेलर रिकोर्स। के विदाउट में तो सेलर को पूरा सब कुछ ट्रांसफर हो जाता है।
हाँ, सो विदाउट रिकोर्स मींस फैक्टर अज्यूम द रिस्क ऑफ एनी क्रेडिट लॉसेस, विद रिकोर्स मतलब नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब फैक्टर पूरा का पूरा अज्यूम कर ही रहा है तो वो रिजर्व रखता है, तो उसमें से एडजस्ट कर लेता है, बाकी का कट करके आपको वापस कर देगा। फिर रिजर्व रखने का क्या मतलब क्या है? कोई भी एसेट का आपको 100% कोई नहीं देता है। हाँ। आप गोल्ड रख के आओ, वो आपको 100% नहीं देगा, आपका गोल्ड आपके गोल्ड के ऊपर। कल को बेचने जाएगा, उसको पूरा पैसा नहीं मिला तो। लैंड गिरवी रखो आप, आपका लैंड आप बोलोगे मार्केट में इतना वैल्यू है, 10 साल के बाद वो आप 10 साल का लोन ले लिए, अब 10 साल के बाद आपके मार्केट में आपके लैंड की वैल्यू कम हो गई तो, या जब बेचने गए तो उतना रेट नहीं आया तो, इसलिए कोई भी आपका कोई भी एसेट रखता है तो पूरा अमाउंट नहीं देता है, जब लोन क्लियर होने के बाद बाकी का बैलेंस जो भी आपका उसने कट किया वो दे देता है आपको। हाँ सर। वो उसका नहीं हो गया, वो आपका, उसमें से उसने कुछ अमाउंट डिस्काउंट किया है, जब आपका लोन आप रीपे कर दोगे तब आपका बैलेंस अमाउंट वापस दे दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है। बैंक विल पे बैक योर रिजर्व योर अमाउंट एज लाइक वॉट एवर द अमाउंट बैंक हैज डिडक्टेड, बैंक विल गिव यू बैक। समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। सर ये जो आपने जो लाइन स्टेटमेंट लिखा है ना, ये 10,000 वाला, मतलब इसका ये मतलब होता है 60 डेज के पीरियड के बाद जब वो फैक्टर के पास पैसा आ जाता है, मतलब जब उसको पता चलता है कि कोई सेल्स रिटर्न नहीं हुआ या बैड डेट नहीं हुआ, तो वो 10,000 फिर रिटर्न कर देता है ट्रांसफरर को? हाँ, वो तो दे देगा ना, जब ओके। उसको कोई रिटर्न्स नहीं आया, कुछ भी नहीं है, तो वो ये 60 डेज के पीरियड के बाद 10,000 वापस कर देगा ट्रांसफरर को। ठीक है। ओके। है ना? हाँ सर। तो वही तो मैं लिख रहा था, ट्रांसफरर विल रिसीव। ट्रांसफरर कौन है? जिसने अपने रिसीवेबल्स ट्रांसफर किए हैं, will receive the हाँ। $10,000 reserve at the end of the 60-day period if it has not been absorbed by the sales returns and allowances. हाँ सर। Now, thus the total cost to the transferor to factor the receivables for the month is $4,640. That is $2,000 फैक्टर। तो अभी हमने मतलब जो भी $2,000 आपने उसका फीस उसने चार्ज किया, और $2,640 आपसे उसने इंटरेस्ट लिया। ठीक है, ठीक। यही आपका कॉस्ट है। नाउ अज्यूमिंग दैट द फैक्टर हैज अप्रूव्ड द कस्टमर्स क्रेडिट इन एडवांस, द सेल इज विदाउट रिकोर्स, द ट्रांसफरर विल नॉट अब्सॉर्ब एनी बैड डेट्स। मतलब अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? विदाउट रिकोर्स मतलब किसका है वो बैड डेट्स रिस्क? ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, बैड डेट्स का रिस्क भी फैक्टर ले लेगा। तो सपोज हम हम्म। इसमें लिख देते हैं पॉइंट, अज्यूमिंग दैट द फैक्टर हैज अप्रूव्ड द कस्टमर्स क्रेडिट इन एडवांस, मतलब वही उसने बोला है कि मैं ले लेता हूँ। ठीक है, द सेल इज विदाउट रिकोर्स, द ट्रांसफरर will not absorb any bad debts। किसके bad debts है अब वो? फैक्टर के। That's it। ठीक है, तो अब इसकी जर्नल पास करके इसको वाइंड अप कर देते हैं, फिनिश। तो इसका जर्नल एंट्री ऐसा होगा कि आपको मिलेगा कैश, वो आपको फाइनेंस दे रहा है ना, तो आपको मिलेगा हाँ। कैश। सो द जर्नल एंट्री फॉर दिस इज
कैश अकाउंट डेबिट $85,360, sorry, 85,360 in the debit and due from factor, ये आपका रिसीवेबल है ना, 10,000, ये आपको 10,000 उससे आना है, रिसीवेबल है। एंड लॉस ऑन सेल ऑफ रिसीवेबल्स, मतलब आपको ये एक्सपेंडिचर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, $2,000, वो फैक्टर अपना फीस चार्ज कर रहा है। एंड प्रीपेड इंटरेस्ट, यानी आप ऑलरेडी इसको इंटरेस्ट पे कर चुके हो, ले रहा है आपसे 640, ठीक है, टू रिसीवेबल्स अकाउंट, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। हाँ सर। क्योंकि इतने से आपके रिसीवेबल्स क्या हो गए, उसके पास ट्रांसफर हो गए, चले गए, आपने कैश ले लिया, रिसीवेबल्स को बेच दिया, सेल दिया, दैट्स इट। सो लेट्स गो विद द कैश, ये एक बार चेक कर लिए, शैल वी गो अहेड? हाँ सर, यस सर। ये पेज 56 है। हाँ, वो कैश का एक बार एक पेज देख के, ये एक ही पेज है, कुछ भी नहीं है इसमें, ये करना नहीं करना भी बेकार है। कहाँ गया वो? पेज नंबर 56 है सर। 56 है ना? हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? कैश तो आपको पता है, जो पैसा आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है, आपका सेविंग्स में पड़ा हुआ है, करेंसी के फॉर्म में है, या आपके पास कोई चेकिंग अकाउंट्स, यानी शॉर्ट टर्म जो आपके पास सिक्योरिटीज होती हैं वो भी कैश इक्विवेलेंट्स के ही फॉर्म में होता है। ऑन द स्पॉट आप उसको इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना? जैसे आइटम्स नॉट क्लासिफाइड एज कैश ऑन बैलेंस शीट, द फॉलोइंग, ये सबको कैश तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बोलेंगे, बट वो कैश इक्विवेलेंट्स की तरह ही माना जाएगा। तो एक बार इसको रीड कर लेते हैं। हाँ। So the three main terms classified as cash and included as cash on the balance sheet are cash of any currency, checking account, saving accounts. यानी चेक भी अगर आपके पास है तो वो भी वही होता है। Now, items not classified as cash on the balance sheet. The following items are not classified as cash and will therefore not be included in the cash balance on the balance sheet. They are still assets to the company and will be on the balance sheet, but they are not. They are just not classified as cash. However, some of them may be cash equivalents. ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट्स होंगे लेकिन कैश नहीं होंगे। सो इन विच केस दे मे बी शोन इन द सेम लाइन ऑन द बैलेंस शीट एज द कैश व्हेन लाइन इज कॉल्ड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर आप एक सेक्शन लगा के अपने बैलेंस शीट में दिखा रहे हो तो उसमें आप कैश के बाद अलग से इन सबको लिख सकते हो एक लाइन आइटम की तरह। So the main items that are not classified as cash on the balance sheet are certificate of deposits, as either temporary current asset or long-term non-current asset investments, depending on which the certificate of deposits mature, money market funds, legally restricted deposits, ये सब cash equivalents ही हैं। तो ये legally restricted deposit क्या होता है? Legally restricted deposits मतलब लाइक आपको बॉन्ड के जैसा है, आपको पे करना है उसके ऊपर पैसा। ओके, ठीक है ना? लीगल मतलब रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट मतलब एक लिमिट सेट कर देते हैं, उतना डिपॉजिट करना है आपको। ठीक। सो अगर आपको एग्जांपल चाहिए, restricted deposits mean any escrow deposit or reserve required by the terms of any agreement, यानी आपको बोलते हैं कि इतना पैसा रखो, जैसे आपको बोलते हैं ना
कि आप मतलब मिनिमम बैलेंस अकाउंट रहता, देखिए हाँ 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 कोई भी बैंक में अकाउंट खोलना है तो आपको जीरो बैलेंस नहीं इतना मेंटेन करके चलना है बोल के बोलते हैं ना, वो वैसे टाइप हाँ। के। तो वो जब आप बंद करोगे तो इमीडिएटली कैश मिल जाएगा ना। हम्म। आप जब भी बंद करोगे अकाउंट तो आपको कैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपका। हाँ समझ गई। That's what. So cash equivalents. Cash equivalents are defined as very short-term, highly liquid investments, readily convertible to a known amount of cash. So near their maturity, that there is no significant risk of changes in value because of a change in interest rates. ठीक है, आपको जो भी कमाई होगी वो इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू हो जाएगी, ठीक है ना। जो भी आप हम्म उस पर कमाओगे आपको इंटरेस्ट, जैसे मैं अगर एक पर्टिकुलर एफडी लेता हूँ, अगर हम्म मैं एक नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लिया 5 ईयर्स, हम्म उसका जो भी मैंने बॉन्ड खरीदा 1 लाख में खरीदा, वो 1 लाख तो हम्म, मुझे मिलना ही है, बाकी जो ऊपर में मिलेगा वो मेरे को क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। फाइन। ठीक। हाँ। यूजुअली ओनली सिक्योरिटीज विद ओरिजिनल मैच्योरिटीज ऑफ 3 months और लेस व्हेन acquired by the company qualified to be classified as cash equivalents, यानी 3 महीने 2 से 3 महीने के बीच का कोई सिक्योरिटी आपके पास है तो कैश हम्म इक्विवेलेंट होगा। It is important to ठीक। base the determination on time of maturity on the date the company acquired the item, not on its original term when issued. मतलब मेच्योरिटी के साथ में देखा जाएगा, ठीक है, जब इशू किया तब तक नहीं, मेच्योरिटी देखा जाएगा कितने टर्म्स तक की, आप कितने समय तक वो मेच्योर हो जाएगा। ठीक। सो मनी मार्केट अकाउंट्स इन बैंक्स and market mutual funds are included in the definition of cash equivalents because they are immediately accessible, यानी आप कभी भी उसको कैश में कन्वर्ट कभी भी चाहे, जैसे म्यूचुअल फंड्स है, ओपन एंड फंड्स होते हैं, कभी भी आप ले सकते हो और वही फंड कंपनी को बेच के कभी भी आपका पैसा निकाल सकते हो। जैसे एसआईपी वगैरह भी है ना, आप हम्म एंटर तो हो गए, आपका पोर्टफोलियो बना दिया उसने सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का, कभी भी आपको हम्म चाहिए बेच दो, आप जो फंड कंपनी है उसी को बेच दो, निकल जाओ, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ठीक। सो नाउ example, consider a 20-year bond acquired 19 years and 10 months ago that is due to हम्म mature. It is not classified as cash equivalent even though it is maturing in 2 months, क्योंकि ये एक मेच्योरिटी वाला है, लंबा 20 ईयर का बॉन्ड है, वो कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, सिर्फ 2 to 3 months. However, if the same bond had been acquired 2 months before its maturity date, then it would ओके have ओके। been classified as this, क्योंकि वो 3 महीने में मेच्योर हो जाता, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या बोल सकते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। फाइन। इक्विवेलेंट। इन्वेस्टमेंट्स का कौन सा पेज है? बताते सर एक सेकंड। हाँ 93। ओके ओके। सो हम उसको एक अलग तरीके से बनाए क्या वीडियो, हाँ कट करके, हाँ सर। या इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि अभी और अलग या से बनाने से हाँ टॉपिक अलग होगी, अलग से या तो बना लेते अलग टॉपिक हो। मिनिमम 1 आवर का तो भी रहना चाहिए क्लास, वो हिसाब से देख रहा हूँ मैं, मिनिमम 1 आवर का रहे और तो अच्छा रहे। ठीक है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे उसको, कल सवेरे ले लूँ क्या, सवेरे और शाम को दोनों टाइम हाँ हाँ ले लो सर। चलेगा। मॉर्निंग कितने बजे से? हाँ 1 आवर का मॉर्निंग क्लास ले लेंगे और 1 आवर इवनिंग भी कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है। तो मॉर्निंग मॉर्निंग नहीं तो कितने बजे मैं से? अभी, नहीं ऐसा करता हूँ, ठहरो, मैं कल मॉर्निंग नहीं आफ्टरनून ही लेता हूँ क्लास, जैसे मतलब सबको एक टाइम बोल दिए तो सब लोग वो टाइम पे हम्म ही अटेंड कर लेते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ एक सेकंड, 2 o'clock से 3:45 तक चलेगा, हाँ सर। हाँ या हम लोग 1:30 से लेके 3:30 ऐसा कर लेंगे। हाँ सर, जैसे आपको ठीक लगे आफ्टरनून में। 1:30 1:30 से को कर लेंगे। 1:30 1:45 को स्टार्ट कर लेंगे और एक हम्म फ्लो में जाके वो पूरा खत्म ही कर लेंगे कल। कल इन्वेस्टमेंट्स पूरा खत्म कर लेंगे। हाँ कर देंगे 100%, क्योंकि मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स का जो भी है आपका बुक में वो सारा टॉपिक पूरा का पूरा विद प्रॉब्लम सब फिनिश करवा दूंगा, कल हो जाएगा। तो कल इसलिए मैं लंबा सेशन ले रहा हूँ ताकि पूरा फिनिश कर दूँ। सो वी विल, मैं आपको फिर कॉल कर रहा हूँ, अभी कॉल कर रहा हूँ। हाँ।